हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पत्र लेखन के ऊपर, जो कि केंद्रीय विद्यालय टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि ये टॉपिक खंड ख के अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है, लिखित रचना। लिखित रचना में पत्र लेखन को हमें पढ़ना है। और जिन पत्रों की बात की गई है उसमें है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या संबंधी पत्र। तो कई तरीके के पत्रों के बारे में हमें पढ़ना है, तो उस पर हम बात करेंगे। सामान्य तौर पर जब भी पत्र यानी लेटर की चर्चा की जाती है, तो हम जब ऑफिशियल काम करते हैं या फिर कहीं पर हमें इस तरीके के पत्रों को लिखना पड़ता है, जिसमें प्रार्थना पत्र हो गया, शिकायती पत्र, खासतौर से हमारे दैनिक जीवन में यही दोनों पत्र ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो पत्र लिखने के लिए किसी को खोजना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि पत्र लेखन में बहुत लोग कमज़ोर भी होते हैं, कई लोगों को पत्र लिखने भी नहीं आता है। और आए दिनों हम भी संस्थाओं में देखते हैं, खासतौर से कॉलेज के छात्रों को देखते हैं, तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पत्र नहीं लिख पाते हैं। तो कहीं न कहीं पत्र लेखन के प्रति जो अ, कम ध्यान लोगों का जाता है, उसका यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल पूछ लिए जाते हैं पत्र लेखन के ऊपर। तो जब हम किसी चीज़ को व्यवहारिक रूप में बहुत नहीं लाते हैं, तो वहाँ पर हम धीरे-धीरे कमज़ोर ही होते जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक भी कठिन होने लगता है और मैं इसको टेक्निकल टॉपिक मानता हूँ। इसीलिए आपको समय रहते इस पर वीडियो लेक्चर बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं, हम पहले बात करते हैं कि आखिरकार पत्र लेखन है क्या? अगर हम बात करें पत्र लेखन के संदर्भ में, तो माना जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने जन्म से मृत्यु तक अपने भावों और विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करता है। भावों और विचारों के संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है। अगर आदिकाल की बात करें, तो आदिकाल में मनुष्य ढोल बजाकर, चिल्लाकर या आग जलाकर अपने संदेश अपने मित्रों या परिचितों तक पहुंचाता था। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। संदेश संप्रेषण के कई साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं। इन अत्याधुनिक साधनों को अपनाते हुए भी पत्र का महत्व है। आज जब हम बात करते हैं, तो तुरंत हमको किसी को मैसेज देना होता है, तो मोबाइल से मैसेज कर देते हैं या फिर ईमेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बताया जा रहा है कि आदिकाल में किस तरीके से मनुष्य एक दूसरे से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता था। खासतौर से पत्र लेखन में भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अलग-अलग माध्यम होता है, उसमें से पत्र भी एक माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है, ठीक है। तो आदिकाल में मनुष्य ढोल बजाकर, चिल्लाकर और आग जलाकर अपना संदेश अपने मित्रों और परिचितों तक पहुँचाता था। लेकिन आज समय क्या हो गया है, थोड़ा-सा बदल गया है। एक तरीके से पत्र लेखन के विकास के दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। आगे बात करें, तो दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता है। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई व शुभकामना प्रेषण के लिए पत्र लिखता है, तो कई बार रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखता है। किसी कभी किसी कार्य के न हो पाने पर शिकायती पत्र, सरकारी कामकाजों के संपादन के लिए भी एक सरकारी को नित्य प्रति कई प्रकार के पत्र लिखने होते हैं। इसी कारण संदेश संप्रेषण या प्रेषण के कितने ही अत्याधुनिक विकल्प उपस्थित होने के बावजूद पत्र लेखन का आज भी महत्व बना हुआ है। लेकिन वास्तव में पत्र लेखन एक कला है। आखिर में बताया गया कि पत्र लेखन एक कला है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोग पत्र लिख नहीं पाते हैं, किसी से लिखवाते हैं, फिर वो जहाँ भी संप्रेषित करना होता है करते हैं उसको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम कि अच्छे पत्र की विशेषताएं कौन-कौन सी हो सकती हैं, और इसको आप सुनने के साथ-साथ अपने नोटबुक पर लिखते जाएँगे पॉइंट वाइज़, क्योंकि परीक्षाओं में विकल्प के तौर पर यही विशेषताएँ आ जाती हैं। किसी में पूछ देगा कि कौन-सी विशेषता नहीं है और कौन-सी विशेषता है। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अच्छे पत्र की विशेषताएँ क्या-क्या हो सकती हैं। अच्छे पत्र एक प्रभावी पत्र में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं। पहला है सरलता। ठीक है, सरलता होनी चाहिए, मतलब कि एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से संप्रेषित हो सके। पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों एवं दुरूह अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि पहले भाषा सरल होनी चाहिए, प्राप्तकर्ता तक
संदेश सरलता से संप्रेषित होना चाहिए। और ध्यान में रखना है कि कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और अलंकृत शब्दों का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यही अगर विकल्प में आ जाएगा तो इन्हीं दोनों को हमें नहीं वाले ऑप्शन में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि अच्छे पत्र की जो विशेषता है वो सरलता है। दूसरी विशेषता है स्पष्टता, यानी कि अच्छे पत्र का प्रमुख गुण स्पष्टता होता है। पत्र लेखक को अपनी बात इतनी स्पष्ट लिखनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सके। कई बार हमने देखा है कि पत्र लिखते समय लोग उसमें कट कुट कर देते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं। इससे एक तो प्रभाव गलत जाता है और फिर स्पष्टता भी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे पत्र की विशेषता में सरलता, स्पष्टता के बाद जो तीसरी विशेषता है वो है संक्षिप्तता। एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता का गुण भी होता है। पत्र लेखक को अपनी बात कम शब्दों में पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम एक ही बात को अलग अलग शब्दों में बार बार लिखते जाते हैं, इसकी वृत्ति से बचना चाहिए। तो कई बार हमारे जो भाव और विचार होते हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बातें क्या हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। लेकिन जब भी हम पत्र लिखते हैं तो कोशिश ये करें कि ठोस चीजें लिखें, जो मेन मेन चीजें हैं उन्हीं को लिखें। और जितना कम लिखेंगे, संक्षिप्त लिखेंगे, उतना ही वो प्रभावी होगा। दोहराव होगा तो जो भी व्यक्ति पढ़ने वाला होगा वो भी उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लेगा, हो सकता है कि निगेटिव ले ले। तो आप देख रहे हैं कि अच्छे पत्र में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता बहुत जरूरी है। आगे जो इसकी विशेषता है वो है चौथी विशेषता क्रमबद्धता। जो भी बात कहें वो क्रमबद्ध तरीके से कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगी। यानी कि पत्र लेखक को अपने पत्र लेखन में क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। जब एक ही पत्र में एक से अधिक बातें लिखी जानी हो तब पहले महत्वपूर्ण बातों को लिखते हुए फिर सामान्य बातों की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस विशेषता को आपको ध्यान में रखना है कि पहले हमें महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, फिर इसके बाद हमें सामान्य बातों को लिखना है। ये नहीं कि पहले सामान्य बातों को हम लिख लिए और जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने लिखा ही नहीं। तो पत्र लेखन में महत्वपूर्ण से सामान्य की तरफ हमें जाना है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक बात जब लिखना प्रारंभ कीजिए तब उसे पूरी तरह पूर्ण करने के बाद ही दूसरे विषय को लिखना चाहिए। यानी कि पहली बात पूरी हो, इसके बाद हमें दूसरी बात शुरू करनी चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें क्रमबद्धता के तौर पर बताई गई कि पहले तो हमें महत्वपूर्ण से सामान्य की तरफ चलना है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी बात शुरू करें वो कंप्लीट करें, इसके बाद दूसरी बात को आगे बढ़ाएं। पत्र लेखन में जो पांचवी विशेषता है वो है संपूर्णता। पत्र लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जो जो संदेश संप्रेषित करना चाहता है वे सब उसने उस पत्र में समाहित कर दिए हों। कोई भी विषय या बात लिखने से न रह जाए। ठीक है, संपूर्णता ज्यादा मतलब क्लियरिटी यहाँ पर होनी चाहिए, या फिर कहा जा सकता है कि कोई ऐसी बात ना हो जो कि अपूर्ण लगे। ठीक है, साफ साफ लिखना है और संपूर्णता में लिखना है। छठवीं विशेषता है कि प्रभावशीलता। पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह पाठक या प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव छोड़े। इसके लिए पत्र लेखक को प्रभावी भाषा के साथ साथ प्रभावी शैली को अपनाना चाहिए। मतलब कि प्रभावी शैली कब होगी, जब उसमें आप देखेंगे कि सरलता रहेगी, स्पष्टता रहेगी, संक्षिप्तता रहेगी, क्रमबद्धता रहेगी, संपूर्णता रहेगी, तो अपने आप ये प्रभावशीलता उसमें आ ही जाएगी। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है वाह सज्जा। कि जो भी इसको फॉर्मेट बोला जा सकता है कि किस तरीके का फॉर्मेट आप अपनाएंगे लिखते समय, रूपरेखा कैसी होनी चाहिए पत्र लिखते समय। तो उसको ध्यान में रखने के लिए कुछ विशेष चीजें हैं, उनको आप देख सकते हैं। और वह सज्जा का भी पत्र लेखन में अपना महत्व होता है। अगर देखा जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कागज अच्छे किस्म का हो, मतलब कागज साफ सुथरा हो और अच्छी क्वालिटी का हो। ये ना हो कि उस पर अगर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो वो गल गया, इस टाइप से ना हो। और गंदा टाइप का भी ना लगे, साफ सुथरा हो, अच्छे किस्म का हो। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि बच्चे तुरंत कॉपी से पेज फाड़ते हैं और रोलदार पेज पर ही इसको लिख देते हैं। ये अच्छे सज्जा में नहीं माना जाता है। इसको अगर A4 साइज का अगर आपके पास पेज हो, वो भी साफ सुथरा हो, तो उस पर आप लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता है लिखावट सुंदर और स्पष्ट हो। लिखावट सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है कि वर्तनी की त्रुटियां न हो। यहाँ पर जितनी विशेषताएं बतलाई जा रही हैं
वो सब व्यवहारिक रूप में अक्सर देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगर आप जुड़े होंगे शिक्षण संस्थानों से तो जरूर इसका अनुभव किए होंगे और अपने विद्यार्थी जीवन में भी आपने देखा होगा कि हम लोग जल्दीबाजी में कोई भी कागज पाते हैं तुरंत इस पे लिख देते हैं। सुंदर लिखावट जो होती है कम ही लोगों की होती है। तो जो अच्छी राइटिंग में लिखता है उसको हम पकड़ते हैं और फिर लिखने का उसे आग्रह करते हैं। वर्तनी की त्रुटियां ना हो, और ज्यादातर आप देखेंगे कि वर्तनी की त्रुटियां ही रहती हैं। श्रीमान, श्रीमन, महोदय, महोदया, और जो भी मात्रात्मक त्रुटियां हैं बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं। आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि वो हर एक चीज शॉर्ट में देखना चाहते हैं। तो उनको अगर कोई बताता भी है कि यहाँ पर त्रुटि है तो उसको बहुत हल्के में लेते हैं। उसको लगता है कि ये मूर्ख शिक्षक बैठा हुआ है, पता नहीं क्या बता रहा है, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर है कि सर आपको सिग्नेचर करना है कर दीजिए, बाद में मैं त्रुटियां सुधारता रहूंगा। लेकिन जब वो कई परीक्षाओं में जब फेल होता है, चीजों को नहीं ध्यान में रखता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, जो चीजें शिक्षक बताते हैं उसको समझना चाहिए। तो खास तौर से यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं वो तो सिंसियर हैं ही, लेकिन ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कॉलेजों में बच्चों से हॉट टॉक भी करना पड़ता है और त्रुटियों को तो मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ, तो इसलिए उनको बताना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लेटर देखते हैं तो उसमें वर्तनी की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पर विराम चिन्ह, मतलब कि कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम, कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, ठीक है, कहाँ पर संबोधन की बात आएगी, उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय जरूर ध्यान में रखना है कि विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित प्रयोग कहाँ होना चाहिए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद का भी उचित प्रयोग होना चाहिए कि कहाँ पर डेट लिखना है, कहाँ पर अभिवादन करना है, कहाँ पर धन्यवाद लिखना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो वाय सज्जा, यानी कि इसके पहले हमने जो विशेषताओं के बारे में बात की वो सब आंतरिक सज्जा के तौर पर उनको देखा जा सकता है। लेकिन पत्र लिखते समय, क्योंकि कई बार हम बाह्य सज्जा के आधार पर भी प्रभावित होते हैं कि कागज अच्छा हो, सुंदर लिखावट हो, वर्तनी की त्रुटियां न हो, विराम चिन्हों का व्याकरणिक दृष्टिकोण से अच्छा प्रयोग हो, और तिथि अभिवादन जो फॉर्मेट है उसके अनुरूप हो, तो खुद कोई लेटर पढ़ना शुरू कर देता है। अब पता चला कि अ, पत्र लिखना शुरू किया है, सीधे सीधे लाइन में नहीं है, तिरछे तिरछे। कई बार मैंने देखा कि जो छात्र हैं इस टाइप से लिख कर आके चले जाते हैं। सेवा में तो ठीक लिखते हैं सीधा, फिर इसके बाद उनका सब तिरछा होने लगता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें पत्रों के प्रकार, तो पत्रों के प्रकार कितने होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल भी आ जाता है। तो पत्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, कार्यालयी या राजकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, चौथा है अन्य विविध पत्र, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र इत्यादि। तो सामान्य रूप से अगर कोई आपसे पूछे कि पत्रों की के प्रकार कितने होते हैं, पत्रों के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार आप बता सकते हैं: व्यक्तिगत, कार्यालयी, व्यावसायिक और अन्य प्रकार के पत्र। अब क्रमशः हम इन पर बात करेंगे। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र क्या होते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवार जनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। पिता, माता या मित्र को पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो आपके सिलेबस में लगा हुआ है निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके का पत्र है, तो ये क्या है? व्यक्तिगत पत्र है। ठीक है, कई बच्चे ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर होगा बहुत कठिन होगा। तो कठिन और सरलता का अनुभव कैसे कोई लगा सकता है? क्योंकि अगर छोटा से छोटा प्रश्न जो देखने में बहुत ही छोटा दिख रहा है लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा है तो हमारे लिए कठिन है, और बहुत बड़ा कोटेशन दिया गया है और विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम है, तो हमने लगा दिया, तो हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक नहीं है छोटे क्वेश्चन के मुकाबले। इसलिए कहा जाता है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जितना खोटा उतना नाटा ना, जितना नाटा उतना खोटा। तो इसलिए छोटी चीजों को बिल्कुल इग्नोर न करें। बड़े बड़े क्वेश्चन ही बहुत टफ नहीं माने जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूछा गया कि व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र के अंतर्गत कौन किस टाइप के पत्र आते हैं, तो पहले तो इस शब्द के अर्थ में ही छिपा हुआ है कि पारिवारिक पत्र व्यक्तिगत या निजी तौर पर जहां भी हम पत्राचार करते हैं तो वो व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है या संवेदना पत्र है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा।
तो उम्मीद है कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप तुरंत वहां पर सही जवाब दे पाएंगे। व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप कैसा हो सकता है तो उसको देखें। तो सबसे पहले है प्रेषक का पता और दिनांक। प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है, ठीक है, भेजने वाले का पता यहाँ पर, और इसके बाद किस तारीख को भेजा है वो होगा। फिर अभिवादन या संबोधन इधर लिखा जाएगा बाएं साइड, और प्रेषक का पता आप देख रहे हैं कि दाएं साइड में, ठीक है, दाएं बाएं अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। पत्र का प्रारूप, मुख्य विषय या संदेश, पत्र का अंत, प्रेषित का पता, फिर इसके बाद स्नेह आदर सूचक शब्द और अपना सिग्नेचर आप वहां कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रारूप है कि कैसे व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। आगे बात करें तो कुछ विशेष बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में प्रारंभ में ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक अपना पता वो पत्र लेखन की तिथि लिखता है, जिससे कि प्राप्तकर्ता को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उसके किस परिवारजन या मित्र ने उसे पत्र लिखा है। पत्र प्राप्तकर्ता से स्वयं के संबंध को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पत्र लेखक संबोधन या अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हम बड़ों को पत्र लिखें और छोटों को पत्र लिखें या फिर अपने समकालीन या हम उम्र के लिए पत्र लिखें तो किन किन चीजों को ध्यान में रखें, ये परीक्षा में आ सकता है। इसलिए बिल्कुल, क्योंकि आज हम इस टाइप के पारिवारिक और व्यक्तिगत पत्र नहीं लिखते हैं, मैसेज कर लेते हैं मोबाइल से, ईमेल कर लेते हैं और वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो बहुत सारे वर्तमान में साधन है जिससे कि पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परीक्षा में तो यही है जो एक एक नंबर के लिए आपको परेशानी में डाल सकता है। बड़ों को पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय, पूज्या, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी कर सकते हैं। जैसे कि पूजनीय माता पिता, आदरणीय भाई साहब, श्रद्धेय गुरुजी, इस टाइप से अगर पत्र लिख रहे हैं आप तो इन सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि जब बड़ों को पत्र लिखते हैं तो ये सारे शब्द आदर सूचक में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, शब्दों को भी देखना है, कई बार परीक्षाओं में पूजनीय शब्द आ जाता है कि कैसे शुद्ध लिखा गया है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो पूछा जाता है, और बड़े बड़े लोग इसको पूछना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा पूजनीय लिख कर तो दिखाइए। तो आमतौर पर ये जनमानस में है, क्योंकि जनमानस में अधिकतर चीजें अशुद्ध बताई जाती हैं, पूजनीय इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। कई महारथी इस पर अपना अपना देते हैं तर्क, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूजनीय शब्द कैसे लिखा गया है। अगर हम पूज्य लिखेंगे तब उसमें आधा ज आएगा, ठीक है। बचपन के दिनों में मेरे पिताजी भी जब कॉलेज में रहा करते थे तो एक बार वो मुझसे भी पूछने के लिए आए कि मेरे कॉलेज में पूजनीय शब्द को लेकर डिबेट हुआ था, थोड़ा आप लिख कर बताइए कि कैसे लिखना है। तो मैं ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन मेरे कॉलेज पिताजी के कॉलेज वाले पूजनीय को सही मान रहे थे। हालांकि आप जानते हैं कि हर गार्जियन अपने लड़कों को कमजोर मानता है, गधा मानता है। वैसे ही पापा भी हमारे यही सोचते थे कि मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, लेकिन उनको नहीं पता था कि इतनी बारीकियों को ये ध्यान में रखता होगा। तो पूजनीय शब्द कैसे लिखना है, ये स्टोरी बताने का मतलब यही था। वैसे गार्जियन लोग आप कितना भी अपने घर में अच्छा करें, लेकिन आपको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे, आपको महान नहीं घोषित करेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, छोटों को लिखते समय लिखना है प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, श्री, प्यारी, स्नेहिल। तो ज्यादातर प्रिय शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, आप देखते हैं, ठीक है। अगर कोई और जानकार होगा तो चिरंजीवी लिखेगा या फिर अनुज भी लिख सकता है, प्रिय अनुज, इस टाइप से लिखा जाता है। यदि आप अपने समकालीन व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं या हम उम्र है, जो आपके क्लासमेट है या फिर आपका परिचित है, आप ही की उम्र का है, तो उसको आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र, प्रिय बंधु। जैसे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं यही मान के चलता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे समकालीन ही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रिय विद्यार्थियों लिख देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल में और कम्युनिटी सेक्शन में। तो बताने का मतलब ये था कि जब पत्र हम लिखते हैं तो बड़ों को लिखते समय क्या ध्यान में रखना है, छोटों को लिखते समय क्या ध्यान में रखना है, और अपने समकालीनों को लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। किसी तरीके से परीक्षा में आएगा तो तुरंत आप सही कर लेंगे, वहां पर ध्यान में आ जाएगा, ये मेरा लेक्चर भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे बात करें तो पत्र का प्रारंभ सामान्य जानकारियों जैसे स्वयं की कुशलता की जानकारी दें, प्राप्तकर्ता की कुशलता की कामना करें, और फिर पत्र के मुख्य विषय पर आना चाहिए। खासतौर से जो औपचारिकताएं हैं, जैसे आप अपने बारे में बता देंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ,
और उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक हैं। इसके बाद मुख्य विषय पर आ जाएंगे। पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के बड़े परिवारजनों जैसे माता पिता को प्रणाम करेंगे। छोटों के प्रति प्यार प्रेषित करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या एक ढंग है पत्र लिखने का। और अंत में दाहिनी ओर हम लिखेंगे स्वनिर्देश, जैसे कि आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, कृपाकांक्षी आदि शब्द वहां पर लिखकर अपना सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। इसके नीचे कोष्टक में अपना नाम भी लिख देना चाहिए। और अंत में पत्र जहां भेजना है वहां का पता बाईं ओर लिखेंगे, यानी कि बाईं ओर आपको लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेट है लिखने का। आगे बात करें, जैसे यहाँ पर निमंत्रण पत्र आपके सिलेबस में लगा हुआ है और कुछ पत्र जो मुझे उसके प्रारूप मिले हैं, मैं दिखा रहा हूं कि कैसे लिखना चाहिए। मान लीजिए आप निमंत्रित किसी को कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। मान लीजिए निमंत्रण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदपुर गाजीपुर से दिया जा रहा है और प्राचार्य के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचार्य ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा, प्रिय महोदय महोदया, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में आप सादर आमंत्रित हैं। मुख्य अतिथि श्री अध्यक्ष उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी लखनऊ। और इसके बाद पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप बता देंगे कि प्रतिनिवेदन प्रस्तुति होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, पारितोषिक वितरण किया जाएगा, फिर इसके बाद उद्बोधन होगा मुख्य अतिथि और अध्यक्ष का, और फिर धन्यवाद ज्ञापन होगा। और फिर बता देंगे कि समय, स्थान और दिनांक कौन कौन सा है, कब है ये। तो ये एक निमंत्रण का ये प्रारूप है, जिससे कि जिसको आप निमंत्रण दे उसको पता चल जाए कि कब से कार्यक्रम होने वाला है, कितने बजे से होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और कौन कौन से मुख्य अतिथि हैं और अध्यक्ष कौन है, और कार्यक्रम कैसे चलेगा, उसका क्रम क्या है। तो ये क्या हो गया, निमंत्रण पत्र का प्रारूप हो गया। अगला बताऊं तो प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपको प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य। फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इधर इसको लाना है दाहिने साइड। फिर इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदपुर गाजीपुर के बारे में लिखना है। विषय शुल्क मुक्ति होती। ठीक है, मतलब फीस माफ करने के लिए इसको लिखा गया है। अच्छा, जो भी नाम मैंने दिया हुआ है इसको लेकर बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस लेक्चर को तैयार करते हुए थोड़ा सा इमोशनल हूँ अपने एरिया को लेकर, अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर, लेकिन आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। ठीक है, विषय लिख दिए कि शुल्क मुक्ति हेतु, और फिर महोदय। इसके बाद पूरी बात आप लिख दिए कि मैं फला कक्षा का हूँ, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर आर्थिक रूप से मैं कम संकट में चल रहा हूँ, मैंने 10वीं की परीक्षा में या फिर जिस भी परीक्षा में अच्छा अंक हासिल किया। फिर इसके बाद अपने जो भी प्रतिभा है उसके बारे में हल्का फुल्का बता दीजिए कि मैं इस खेल में भी अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गरीबी की वजह से हम फीस देने में सक्षम नहीं है, इसलिए शुल्क माफ कर दिया जाए। अच्छा, शुल्क माफी की बात क्यों की जाती है, क्योंकि जो प्रधानाचार्य है उनके हाथ में पावर रहता है कि वो चाहे तो किसी का फीस माफ कर सकते हैं, इसीलिए ये सब प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। मान लीजिए प्रधानाचार्य के हाथ ही में नहीं है शुल्क माफ करना, तो फिर ये पत्र नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखना पड़े तो ये फॉर्मेट रहेगा उसका कि बाएं साइड से शुरू होगा सेवा में, फिर थोड़ा सा उससे दाहिने साइड में सब लिखना होगा, फिर इसके बाद विषय आएगा, फिर महोदय आएगा, फिर जो आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अक्सर लिखा जाता है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये सब लिखा जाता है। कई बार पत्रों में तो इतना निवेदन हो जाता है कि पढ़ने वाला भी एकदम भाव विभोर हो जाता है, उसको लगता है कि अब क्या करें। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि उपयुक्त यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो दूसरी लाइन भी वहीं से शुरू करना है, तीसरी लाइन भी वहीं से शुरू करना है, मतलब पैराग्राफ जो है। ठीक है, पैराग्राफ को एक सीरीज में रखना है जिससे कि इसका जो फॉर्मेट हो वो बना रहे। फिर दिनांक आप लिखेंगे, आखिर में आप लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, भले वो आज्ञाकारी ना हो लेकिन लिखना पड़ता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य ABCD जो भी है, क ख ग घ, या फिर अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रार्थना पत्र। आगे बात करते हैं संवेदना पत्र के ऊपर। संवेदना पत्र जैसे अपने किसी को भेजना है तो पहले दाहिने साइड में आप लिखेंगे स्थान कहाँ से भेज रहे हैं, फिर दिनांक के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि प्रिय मित्र हार्दिक संवेदना, और फिर संवेदना व्यक्त करते समय भी लाइन जहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे और अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी पैराग्राफ शुरू करेंगे और बताएंगे कि मैं ईश्वर की कामना करता हूँ। खासतौर से वर्तमान समय में मैं देखता हूँ संवेदना ऐसे लिख दिया जाता है RIP। ठीक है,
या फिर रोने वाला इमोजी बना दिया जाता है। तो व्यक्त तो हो गया, लेकिन इसको पत्र के माध्यम से लिखना पड़ेगा, तो ये उसका पूरा फॉर्मेट रहेगा। और फिर उसको बताया जाएगा कि अब परिवार का दायित्व तुम्हारे ऊपर आ गया है, विश्वास है कि अच्छे से करोगे और जो भी कुछ जरूरत होगी हम साथ में हैं। और लिखेंगे तुम्हारा शुभेच्छु, मतलब तुम्हारे बारे में शुभ शुभ सोचने वाला फला, क ख ग मैंने लिख दिया, आप वहां पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट आपने देख लिया संवेदना पत्र का। आगे बात करते हैं शिकायती पत्र के ऊपर। मान लीजिए आपको शिकायत करना है, आप बहुत परेशान हैं किसी अधिकारी को लेकर या फिर किसी व्यवस्था को लेकर। आमतौर पर शिकायती पत्र कब लिखा जाता है? जब व्यवस्था को लेकर लोग परेशान रहते हैं, दिक्कत में आते हैं, तब लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखना है? उसको भी कुछ कुछ ऐसे ही लिखना है जैसे पिछले हमने बताया। सेवा में बाएं साइड, फिर इसके बाद मेयर महोदय, मेयर को लिखना है। नगर निगम गाजीपुर, अब आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि गाजीपुर नगर निगम है कि नगर पालिका है, लेकिन फॉर्मेट है, नाम है तो वैसे ही लिखना है। और विषय यहाँ पर लिखना है सफाई के संबंध में, ठीक है, सफाई के संबंध में लिखना है। यानी कि जो शिकायत कर रहा है वो शहर के साफ सुथरापन स्वच्छता को लेकर चिंतित है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो विषय लिख दिया सफाई के संबंध में। अब क्या है, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में विगत कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, सड़कों पर यत्र तत्र कचरा फैला हुआ है, नालियों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर फैल रहा है, गली में बदबू फैल रही है, मच्छर हो चुके हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस संबंध में हम अपने जनप्रतिनिधि को भी कई बार सूचित कर चुके हैं, किंतु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग का लिखा गया है, ऐसा आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा। अच्छा, मैंने तो लिख दिया यहाँ पर गाजीपुर, लेकिन ऐसे कई शहरों की स्थिति है, ठीक है, तो ये कॉमन हो सकता है, इसलिए बस जगह परिवर्तन कर देना है। और फिर अंत में क्या लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारी को पाबंद करने का कष्ट कीजिए, मतलब वो समय से आए आपके सहयोग की अपेक्षा में। और फिर दिनांक लिख देंगे कि किस दिनांक की बात है। फिर लिख देंगे यहाँ पर भवदीय, ठीक है। कई बार लिखित रूप में लोग लिखने में डरते हैं कि एक व्यक्ति अगर भेजता है तो वो निशाने पर आ जाएगा। पत्र लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, पत्र लेखन कला तो है ही, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, कई लोग नहीं कर पाते हिम्मत को। तो ये फॉर्मेट आप देख लिए होंगे, अगर आपको कभी शिकायती पत्र लिखने का मौका मिलेगा तो इसी टाइप से आप लिखेंगे। अब तो जमाना आ गया है, ईमेल इत्यादि लोग कर देते हैं, चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो लेक्चर में कोशिश किया कि लिखित रचना जो पत्र लेखन के तौर पर तमाम पत्रों के फॉर्मेट हैं उनको आप समझ पाएं, और पत्र लिखते समय किन किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो भी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज आप सभी को ये पत्र लेखन वाला क्लास कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।